अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का जो लेक्चर है अपना वो 8.02 ये लेक्चर है। और चैप्टर जो है अपना वो 8th नंबर का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बरके सुकुनियात। इस चैप्टर पर जो है तो ऑलरेडी एक लेक्चर अपना हो चुका, और उस लेक्चर के अंदर जो है तो हमने इसका बेसिक जो है तो वो देखे, और उसी बेसिक को हम अभी इस मर्तबा भी जो है तो कंटिन्यू करेंगे। दोनों लेक्चर जो है आपको अच्छी तरह से समझना है ताकि ये पूरा चैप्टर जो है तो आप अच्छे से समझ सके। जो भी स्टूडेंट्स ये शुरू के 2 लेक्चर अच्छे से नहीं समझ सकेंगे वो बाकी के चैप्टर को समझने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगी। तो ठीक है, अपन आज का जो लेक्चर है ये शुरू करते हैं। थोड़ी सी डेफिनेशन जो है तो हमने कुव्वत की नलियाँ ये भी देखे थे। कुव्वत की नलियाँ जो है ट्यूब ऑफ फोर्स, और कुव्वत का ख़त, इसमें क्या फ़र्क है पहले ये हम समझ लेंगे। कुव्वत का ख़त जो है तो एक मुस्बत बरकी बार से शुरू होकर ये मनफी बरकी बार पर ख़त्म होता है। जैसा कि इसके पहले भी हमने देखे कि फ़र्ज़ करेंगे हम कि यहाँ पर कोई एक मुस्बत बरकी बार है, और मुस्बत बरकी बार जब आगे की जानिब बढ़ेगा और ये ख़त्म होगा मनफी बरकी बार पर, जो रास्ता ये तय करेगा उस रास्ते को हम कुव्वत का ख़त कहेंगे। अब हमें देखना है कि कुव्वत की नली किसे कहा जाता है, ट्यूब ऑफ फोर्स किसे कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह आपको समझना है। ट्यूब ऑफ फोर्स और ट्यूब ऑफ इंडक्शन, ये दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को हमको समझना है। तो ट्यूब ऑफ फोर्स जो है ये जो कॉन्सेप्ट है, ट्यूब ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट ये उसी तरह से है जिस तरह कुव्वत के ख़त का है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे अपन फ़र्ज़ करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने ये देखे लेकिन उसी को कंटिन्यू करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। फ़र्ज़ करेंगे कि यहाँ पर कोई एक रकबा है। अगर हम एक दायरवी इलाका इसका हम फ़र्ज़ करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का ये एक दायरवी इलाका हमने इसका लिए किसी भी मौसिल का, और इस पर जो है तो इसकी सरफेस पर पॉजिटिव चार्जेस हमने जो है तो जमा किए। पॉजिटिव चार्जेस हमने इस पर जमा किए। अब कुव्वत के ख़त का जो नज़रिया है कि एक बरकी बार से एक कुव्वत का ख़त निकलेगा, तो उसी तरह यहाँ से हर एक बरकी बार से एक कुव्वत का ख़त निकलेगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। ये यहाँ से एक कुव्वत का ख़त निकला। इसी तरह से जितने भी मुस्बत बरकी बार है, इन तमाम मुस्बत बरकी बारों से एक कुव्वत का ख़त जो है तो निकलेगा। तो इसका नतीजा क्या होगा? एज ए रिज़ल्ट जो फिगर यहाँ पर तैयार हो रही है वो किस किस्म की है? आप अगर इसको डायग्राम को गौर से समझने की कोशिश करें तो आप समझ सकेंगे
कि यहाँ पर जो डायग्राम तैयार हुई वो कुछ इस तरह की रहेंगी। अब ये जो डायग्राम है ये आपको ट्यूब की तरह नज़र आ रही है। अब यहाँ पर देखिए आप कि ये नली की शक्ल यहाँ पर तैयार हो गई, इसे हम कहेंगे ट्यूब ऑफ फोर्स। तो ये है ट्यूब ऑफ फोर्स जो कि यहाँ पर तैयार हुई। तो ट्यूब ऑफ फोर्स क्या हुई, अगर हम किसी मौसिल की एक दायरवी सतह लें और उस दायरवी सतह पर तमाम मुस्बत बरकी बारों को हम जमा करें तो हर एक मुस्बत बरकी बार से एक कुव्वत का ख़त निकलेगा और इस तरह से जो है तो यहाँ पर ये नली की शक्ल जो है तो यहाँ पर हमको हासिल होंगी। इस तरह की ट्यूब यहाँ पर तैयार होंगी और इसे हम ट्यूब ऑफ फोर्स कहेंगे। तो ट्यूब ऑफ फोर्स का ये एक नज़रिया जो है तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो नज़रिया है ट्यूब ऑफ फोर्स का, ये मैक्सवेल जो साइंटिस्ट है उसने पेश किया। मैक्सवेल नामी साइंटिस्ट है, उसने ये नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए को हम आगे बढ़ाएंगे और दूसरी चीज़ों को जो है हम इसके ज़रिए समझ सकते हैं। मैक्सवेल के मुताबिक जो कुव्वत की नली तैयार हुई यहाँ पर, इस कुव्वत की नली को अगर हम किसी एप्सिलॉन वास्ते में फ़र्ज करें, एप्सिलॉन जो है तो इस तरह से हम एप्सिलॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये है एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, ये एप्सिलॉन जो है तो ये परमिटिविटी है, इसे कहा जाता है परमिटिविटी, यानी उर्दू में हम इसको कहेंगे गुजर पजीरी। गुजर पजीरी गुजर पजीरी क्या है, कोई भी वास्ता जो हम लेंगे उस वास्ते के लिए वो वास्ता इन कुव्वत की नलियों को गुजरने के लिए किस हद तक अलाउ कर सकता है, कितना ज़्यादा वो इसको अलाउ करेगा। टू परमिट, परमिटिविटी जो है टू परमिट, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है तो कुव्वत की नलियाँ उससे गुजर सकती हैं, उसे हम उस वास्ते की गुजर पजीरी कहेंगे। और गुजर पजीरी जो है तो ये वास्ते की एक प्रॉपर्टी है। तो ठीक है, अब हम एक वास्ता लेंगे और इस वास्ते के अंदर जो है तो हम एक +1 मुस्बत बरकी बार को लेंगे। फर्ज करो +1 कूलम, इतना बरकी बार जो है तो हमने किसी वास्ते के अंदर लिए, तो क्या होगा, इस नज़रिए के मुताबिक इस बरकी बार के ज़रिए हमें 1 ट्यूब हासिल होंगी। इस नज़रिए के मुताबिक हमें +1 कूलम के ज़रिए जो है तो 1/एप्सिलॉन कुव्वत की नली हासिल होंगी। 1/एप्सिलॉन कुव्वत की नली हासिल होंगी। ठीक है, 1 कूलम बरकी बार के ज़रिए 1/एप्सिलॉन कुव्वत की नलियाँ हासिल होंगी। अब अगर हम +Q बरकी बार लें, +Q बरकी बार अगर हम ले तो क्या होगा, इतना बरकी बार अब हमने लिए। अब यहाँ से इसके ज़रिए जो हमें
कुव्वत की नलियां हासिल होंगी वो कितनी होंगी? 1 कूलम की वजह से 1/ε प्लस Q की वजह से जो कुव्वत की नलियां हमको हासिल होंगी वो रहेंगी Q मल्टीप्लाइड बाय 1/ε, या आप कह सकते Q/ε, Q/ε। इतनी कुव्वत की नलियां जो है तो हमें हासिल होंगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्लस Q बर की बार जो है प्लस Q बर की बार को मरकज मानेंगे और इसके अतराफ जो है तो हम एक कुर्रा खींचेंगे। इसके अतराफ हम एक कुर्रा ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कुर्रे का जो रेडियस है वो हम स्मॉल r फर्ज करेंगे। तो इस प्लस Q बर की बार के जरिए कितनी कुव्वत की नलियां हासिल होंगी? Q/ε, ठीक है, Q/ε इतनी कुव्वत की नलियां जो है तो इस प्लस Q बर की बार से निकलेंगी और इस कुर्रे की सतह से जो है तो वो उमूदन गुजरेंगी। ये डायग्राम में हम इसको शो कर सकते हैं। इस तरह से जो है तो कुव्वत की नलियां यहाँ से गुजरेंगी। तो ऐसी बहुत सारी कुव्वत की नलियां जो है तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जितनी भी कुव्वत की नलियां हैं ये प्लस Q बर की बार से निकलेंगी और जो फर्जी कुर्रा हमने लिए इस कुर्रे की सतह से उमूदन गुजरेंगी। ये तमाम रेड कलर में जो मैंने दिखाया आपको एरो से, हर एक जो है तो एक कुव्वत की नली है। क्योंकि टोटल नलियां कितनी निकल रही है इससे प्लस Q बर की बार से, ये यहाँ पर हमने देखा है इक्वेशन में, प्लस Q बर की बार से Q/ε कुव्वत की नलियां खारिज होंगी और ये तमाम नलियां इस कुर्रे की सतह से उमूदन गुजरेंगी। क्यों उमूदन गुजरेंगी? क्योंकि ये जो नली है Q से लेकर तो इस कुर्रे की सतह तक, इसे रेडियस कहा जाएगा। ये रहेगा, इसे रेडियस हम स्मॉल r फर्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये रेडियस है स्मॉल r। कुर्रे का मरकज Q और कुर्रे का रेडियस स्मॉल r है। तमाम निस्फ कुत्र जो है वो कुर्रे की सतह पर उमूद होंगे, ठीक है। जो कुर्रा यहाँ पर बनाया गया है उसका रेडियस है स्मॉल r। तो फिर कुर्रे का सतही रकबा कितना होगा? सरफेस एरिया, कुर्रे का सतही रकबा होगा, बता सकते हैं आप, 4πr²। ये होगा कुर्रे का सतही रकबा। तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि कुर्रे के कुल सतही रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद Q/ε होंगी। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं।
कुल सतही रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियां कितनी होंगी? कुव्वत की नलियां टोटल रकबे से जो कुव्वत की नलियां गुजरेंगी इट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। टोटल रकबा कितना है कुर्रे का? 4πr²। इस रकबे से इतनी नलियां उमूदन गुजरेंगी। हर एक जो इसका वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है। कुल सतही रकबा, उमूदन, कुव्वत की नलियां, एक भी वर्ड को आप जो है इसमें से मिस नहीं कर सकते। तो यहां पर इतनी नलियां गुजरेंगी, उमूदन गुजरेंगी, टोटल सतही रकबे से गुजरेंगी। अब हमें निकालना है कि इकाई रकबे से कितनी गुजरेंगी। तो ठीक है, इकाई रकबे से गुजरने वाली इकाई रकबे से गुजरने वाली अमाली नलियां और डेफिनेटली ये उमूदन ही रहेंगी। इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुल रकबे से आपको मालूम है Q अपॉन एप्सिलॉन गुजर रही है। तो इकाई रकबे से कितनी गुजरेंगी? क्या करेंगे? इसको रकबे से तकसीम कर देंगे। Q अपॉन एप्सिलॉन अपॉन 4πr²। 4πr²। इकाई रकबा, जहां पर इकाई के बाद में जो भी रहेगा वो हमेशा नसबनुमा में जाएगा। कहीं पर भी जनरल कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा के लिए याद रखो। इकाई के बाद जो भी तबई मिकदार आए उसे लेना है आपको नसबनुमा में। अब यहाँ पर क्या है? इकाई रकबा, तो रकबे को हमने ले लिया यहाँ पर नसबनुमा में। इसको याद रखना है, ठीक है। इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियों की तादाद हमने निकाल ली यहाँ पर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। इट इज इक्वल टू, अब ये एप्सिलॉन जो है तो नसबनुमा में है तो वो नसबनुमा में ही रहेगा। Q अपॉन 4π एप्सिलॉन r²। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसको एक और नाम भी है, इसको हम कहेंगे बरकी मैदान की शिद्दत। ये है बरकी मैदान की शिद्दत और इसे जाहिर किया जाता है कैपिटल ई से। इसे ई से जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर बरकी मैदान की शिद्दत की हमारे पास एक तारीफ आ गई और वो ये है कि इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियों की तादाद को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास नोट्स है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर देखिए आप, कुव्वत की नलियाँ, ये नज़रिया जो है तो मैक्सवेल ने पेश किया। किसी बरकीदा मौसिल का छोटा सा दायरवी हिस्सा फर्ज किया जाए तो इस मुहित के हर एक हिस्से से एक कुव्वत का खत हासिल होता है और नली की शक्ल इख्तियार कर लेता है जिसे कुव्वत की नली कहा जाता है। अब यहाँ पर एप्सिलॉन गुजर पजीरी हमने लिए और उसमें +1 कूलम बरकी बार लिए, उसके ज़रिए 1 अपॉन एप्सिलॉन कुव्वत की नली हासिल होती है। और ये पूरा एक्सप्रेशन जो है तो लास्ट में फिर हमने
यहाँ तक जो है तो इसको डिराइव किए। ठीक है, ये यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बर्की मैदान की शिद्दत के लिए फार्मूला हमारे पास आ गया Q/4πε/r²। ये फार्मूला जो है आपको याद रखना है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो बर्की मैदान की शिद्दत की तारीफ, पहली तारीफ हमने यहाँ पर इसको एक कुर्रा लेकर जो है तो उसको समझने की कोशिश की है। इस तरह से ये कुर्रे के ज़रिए हमने उसको समझने की कोशिश की है, और फिर उसका डेरिवेशन, शॉर्ट डेरिवेशन जो है तो हमने देखे, और उसके ज़रिए पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है तो इतनी हासिल होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक और डेफिनेशन है, और वो फार्मूला नंबर 2 में यहाँ पर दी गई है। क्या है? फोर्स अपॉन बर्की बार, यानी इकाई बर्की बार पर अमल करने वाली कुव्वत को बर्की मैदान की शिद्दत कहा जाता है। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। इसी तरह एक तीसरी डेफिनेशन भी है, जो कि हम फ्लक्स की सूरत में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बर्की नुफूस जिसे कहा जाता है उर्दू में। अब बर्की नुफूस क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बर्की नुफूस। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अभी हमने देखे कि बर्की मैदान की शिद्दत क्या होती है। बर्की मैदान की शिद्दत जो है तो अगर ये ऐसा किसी मौसिल का काफ़ी बड़ा रकबा दिया जाए तो इस रकबे का इकाई हिस्सा लिया जाता है, यूनिट एरिया, और इस यूनिट एरिया मीन्स 1 मीटर बाय 1 मीटर, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने इसको समझे। तो यहाँ पर इकाई रकबे से उमूदन, इकाई रकबे से उमूदन जितनी भी कुव्वत की नलियां गुजरेंगी, ये तमाम कुव्वत की नलियां जो है तो इस इकाई रकबे से गुजरने वाली है। जितनी कुव्वत की नलियां इस इकाई रकबे से गुजरेंगी, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बर्की मैदान की शिद्दत। ठीक है, इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली अमाली कुव्वत की नलियों की तादाद को बर्की मैदान की शिद्दत कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें करना है बस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। दिए गए रकबे से, ये जो टोटल रकबा यहाँ पर दिया गया है, टोटल रकबा, अब इकाई रकबा नहीं लेंगे, टोटल दिए गए रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद को बर्की नुफूस या इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है। दिए गए रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद को बर्की नुफूस कहा जाता है। तो फ़र्क सिर्फ थोड़ा सा है, दिया गया रकबा, बस इतना लेना है। और बर्की मैदान की शिद्दत में क्या होता है? इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली कुव्वत की नलियों की तादाद। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला फिर क्या होगा?
इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम कैसे तैयार करेंगे। आपको मालूम है कि जो बरकी मैदान की शिद्दत है, बरकी मैदान की शिद्दत इकाई रकबे के लिए होती है और फ्लक्स जो है वो टोटल रकबे के लिए होता है। तो फ्लक्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, इसे फाई कहा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स फाई। फाई इज इक्वल टू ई इनटू डी एस। डी एस क्या है? ये जो रकबा है, ये रकबा है डी एस, यानी टोटल एरिया डी एस है। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ भी हम कर सकते हैं। E इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पर डी एस है, ये डी एस जाएगा दूसरी साइड में नसब नुमा में, तो फिर क्या होगा? फाई इज अपॉन डी एस, फाई अपॉन डी एस। तो अब ये एक डेफिनेशन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मिली, और ये डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फाई, इन टर्म्स ऑफ फाई मिली, यानी बरकी नुफूस की सूरत में। तो बरकी मैदान की शिद्दत जो है वो बरकी नुफूस फी इकाई रकबा, बरकी नुफूस फी इकाई रकबा, इसे बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। और ये है इसकी तीसरी डेफिनेशन जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। थर्ड डेफिनेशन, बरकी नुफूस फी इकाई रकबे को बरकी मैदान की शिद्दत कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज आप जो है तो पॉइंट आउट कर सकते कि कुव्वत की नलियां जो है, तो कुव्वत की नलियों का ताल्लुक जो है बरकी मैदान की शिद्दत से है, इसी तरह इसका ताल्लुक बरकी नुफूस से है। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखना है, क्योंकि कुव्वत की जो नलियां हैं, ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस जो है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने उसी की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किए, फिर उसी की मदद से जो है तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किए। तो इनका खास जो है तो रिलेशन है। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कि ये पूरे चैप्टर में आपको कई मर्तबा इसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको भी जो है तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, हर डेफिनेशन के अंदर अगर आप देखें कुव्वत की नली की डेफिनेशन, इसमें जो है ट्यूब ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आप देखो, यहाँ पर कुव्वत का खत हासिल होता है, ये नली की शक्ल इख्तियार करता है। तो यहाँ पर हर जगह पर आपको जो है तो उमूदन वर्ड देखने को मिलेगा। बरकी मैदान की शिद्दत के लिए भी जो है तो हमने यहाँ पर उमूदन वर्ड इस्तेमाल किए। इसी तरह बरकी नुफूस के अंदर भी जो है तो हमने उमूदन वर्ड इसको इस्तेमाल किए। तो कुव्वत की नलियां भी जो है तो ये इसके ज़रिए बरकी मैदान की शिद्दत हासिल होंगी, जो कि दी गई सतह पर उमूदन होंगी। बरकी नुफूस भी दी गई सतह पर उमूद होगा। अब यहाँ पर हम फर्ज करेंगे, तो हो सकता है कभी ऐसा ना हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो यहाँ पर ये जो सरफेस आपको नज़र आ रही है ऐसे इलिप्स की तरह, ये एक सरफेस है जिसे हम ds इसका एरिया हम ले लेंगे, और इस ds रकबे पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की सिमत हमने यहाँ पर दिखा है, इस जानिब आपको नज़र आ रही है, उसको वेक्टर E से हमने रिप्रेजेंट किए। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमत है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन द गिवन सरफेस,
इस सतह पर वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम इसको समझ लेंगे थोड़ा एक शॉर्ट डायग्राम के जरिए। फर्ज करेंगे कि ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ये हो सकता है, ये इस तरह से ये ऐसा कोई वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है इसको हम जाहिर करेंगे कि यही जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बरकी मैदान की शिद्दत की सिमत है ये। अब हम अपनी जानिब से इस सतह पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये है परपेंडिकुलर, इस दी गई सतह पर खींचा गया ये उमूद है, इसको हम n से जाहिर करेंगे, कैपिटल N। इट इज परपेंडिकुलर ऑन द गिवन सरफेस। ये जो सरफेस है यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल है, ये एंगल हम एज्यूम करेंगे कि ये थीटा एंगल है, ठीक है। अब इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो परपेंडिकुलर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक इसका जो पहला कंपोनेंट है वो इसके मुतवाज़ी रहेगा, ये कंपोनेंट रहेगा, और दूसरा कंपोनेंट आपको ये नजर आ रहा है जो हमने ये वर्टिकल बनाया, उमूदन जो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दो अज्जा में तहलील कर दिए, क्योंकि किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। आपने 11th क्लास में वेक्टर्स में पढ़े होंगे। पहला उसका जो पार्ट है वो इस दी गई सतह के पैरेलल में है, हॉरिजॉन्टल है। दूसरा उस पर परपेंडिकुलर है। जो पार्ट इसके पैरेलल है दी गई सतह के, उसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमें किसी भी किस्म का फ्लक्स या किसी भी किस्म का इंडक्शन जो है हासिल नहीं होगा। हर डेफिनेशन के अंदर हमने लिखे हैं कि दी गई सतह पर उमूदन, तो फिर उमूदी जूस कौन सा है, ये वाला है उमूदी जूस। और अगर अब आप यहाँ पर वेक्टर ज्योमेट्री का इस्तेमाल करें और यहाँ पर अगर आप एक इस तरह का रेक्टेंगल तैयार करें, तो मालूम होगा कि ये वाला जो जुज है, जो कि उमूदी जुज है, ये होगा ई कॉस थीटा, ये होगा ई कॉस थीटा। और जो मुतवाजी होगा इसके सतह के, वो होगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ठीक है। तो अब ये मुतवाजी वाला जो इसका कंपोनेंट है, इसको तो हम डिलीट कर देंगे, इसको अवॉइड कर देंगे। लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला है ये हमें लेना है, क्योंकि बरकी मैदान की शिद्दत का जो भी हिस्सा परपेंडिकुलर रहेगा वही कंट्रीब्यूट करेगा, सिर्फ दूसरे तमाम जो है तो उनका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर नहीं रहेगा। तो अब ये बात आपको नोट करना है कि हमें जो कंपोनेंट लेना है वो लेना है ई कॉस थीटा। ये कंपोनेंट हम लेंगे। कब लेंगे ई कॉस थीटा? अगर बरकी मैदान की शिद्दत
दी गई सतह पर उमूद ना हो, बल्कि खींचे गए उमूद से वो थीटा जाविये पर झुकी हुई हो। ऐसी कंडीशन जब भी आएंगी पूरे चैप्टर के अंदर, तो वहां पर आपको ई की जगह ई कॉस थीटा लेना है। अब यहां पर इस पॉइंट पर हम आ जाएंगे। अभी हमने यहां पर देखे कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस होता है। अब यहां पर कब होगा ऐसा? जब बरकी मैदान की शिद्दत दी गई सतह पर उमूद हो। अब हम फर्ज करेंगे कि वो उमूद नहीं है। ये यहाँ पर देखिए, अगर कुव्वत की नलियां दी गई सतह पर उमूद ना हो, तब अब ई की जगह पर हमने क्या यूज किए? ई की जगह पर हमने यूज किए ई कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं है। जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किए इस सरफेस पर, उस नॉर्मल की सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। देयरफॉर इंस्टेड ऑफ ई यू विल टेक ई कॉस थीटा इनटू डी एस। जैसा था यहाँ पर, ये ऊपर आप देख सकते, जैसा डी एस था वो वैसा ही रहेगा। फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा इंटू डी एस। अब आपको डॉट प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मालूम है। डॉट प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो हम इसको लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर बी और वेक्टर ए के दरमियान का जो एंगल रहेगा वो रहेगा थीटा। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किए हमने। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज किए। ई कॉस थीटा डी एस को हम लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट डी एस, वेक्टर ए और वेक्टर बी की तरह डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। ठीक है, लेकिन ये है सिर्फ ये जो इलिप्स नुमा जो आपको एरिया नजर आ रहा है, सिर्फ इतने एरिया के लिए हमने फ्लक्स फाई की कीमत निकाले। लेकिन सरफेस तो बहुत बड़ी हो सकती है। ये तो जो इलिप्स आपको नजर आ रही है, ये तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये एक छोटा सा हिस्सा है उसका। एक बड़ी सरफेस इस तरह से ये ऐसे हो सकती है। तो अब ये पूरी सरफेस के लिए अगर हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कीमत निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमको जो है तो इसका इंटीग्रेशन लेना होगा। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, इस इक्वेशन में हमने क्या किए कि इंटीग्रेशन ले लिए। और इंटीग्रेशन ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, इसे क्लोज्ड इंटीग्रल कहा जाता है। ये ऐसे अगर हम इसको बनाएं और यहाँ पर अगर हम ऐसा सर्कल बना दें तो इट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल कब लेंगे? जब ये जो सरफेस है, ये सरफेस बंद हो पूरी तरह से। क्लोज्ड सरफेस अगर है तो यहां पर क्लोज्ड इंटीग्रल लिया जाता है। तो जैसे ही हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो पूरी सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो हमारे पास आ जाएगा, और जिसे हम यहाँ पर फाई एस से जाहिर कर सकते हैं। तो फाई एस इज द टोटल फ्लक्स ओवर द होल गिवन सरफेस। क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो यहाँ पर जो है तो हमारा
ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। हमने क्या देखा अभी तक? ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस किसे कहा जाता है, उसके ज़रिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन जो है तो हासिल किए, उसका फार्मूला हासिल किए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 3 अलग अलग फार्मूलों के ज़रिए हमने डिफाइन किए, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों के दरमियान ताल्लुक मसावत नंबर 3 के ज़रिए जो है तो हमने हासिल किए। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई सतह पर उमूद ना हो, तब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से लेंगे वो भी हमने देखे। ई की बजाय हमें ई कॉस थीटा लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर ई कॉस थीटा लेकर हमने डॉट प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट किए, और फिर पूरी सरफेस के लिए फ्लक्स मालूम करने के लिए हमने उसका एक क्लोज्ड इंटीग्रल ले लिए। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस, ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब इसके बाद जो है तो हमको देखना है ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन अब हम देखेंगे। ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, इसे अमाली नलियां भी कहा जाता है। अमाली नलियां, अमाली नलियां और कुवत की नलियां, क्या फ़र्क है इसमें? अमाली नलियों का कॉन्सेप्ट जो है तो ये पेश किया गया फैराडे के ज़रिए। फैराडे ने ये पेश किया, और इसी तरह से जो लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट था, कुवत की नली, ये कॉन्सेप्ट भी जो है तो फैराडे ने ही पेश किया। दोनों भी कॉन्सेप्ट, ट्यूब ऑफ इंडक्शन और लाइन ऑफ फोर्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है तो फैराडे के ज़रिए हासिल हुए। और जो दरमियान का हमने देखे, ट्यूब ऑफ फोर्स, ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमको मिला मैक्सवेल के ज़रिए। तो अब यहां पर ट्यूब ऑफ फोर्स और लाइन ऑफ फोर्स दोनों फैराडे के कॉन्सेप्ट है, और दोनों में सिमिलैरिटी है। आपको दोनों में सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी। ट्यूब ऑफ लाइन ऑफ फोर्स में हमने देखा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज हम ले तो इसके ज़रिए एक कुव्वत का ख़त जो है तो हासिल होगा। इसी तरह से ट्यूब ऑफ इंडक्शन में अगर हम
यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ले, तो उसके ज़रिए हमको एक अमाली नली हासिल होंगी, एक अमाली नली हासिल होंगी। लेकिन जो ट्यूब ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट था वो कैसा था कि अगर हम +1 कूलम यानी प्लस बर की बार ले, तो इसके ज़रिए 1/ε कुव्वत की नलियां हासिल होती हैं। यहाँ पर एक कुव्वत का खत हासिल हुआ एक बर की बार की वजह से, यहाँ पर एक अमाली नली हासिल हुई एक बर की बार की वजह से, लेकिन यहाँ पर इकाई बर की बार के ज़रिए जो है वो 1/ε कुव्वत की नलियां हासिल होती हैं। तो फिलहाल में हमको जो कॉन्सेप्ट देखना है वो अमाली नलियों का कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है। तो अमाली नलियां जो है इनके लिए किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ट्यूब ऑफ फोर्स में अभी देखा इसी लेक्चर के अंदर कि वहाँ पर एक वास्ता लिया गया था और उस वास्ते की परमिटिविटी एप्सिलॉन ली गई थी, लेकिन यहाँ पर किसी भी किस्म का वास्ता नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज जो है तो हम लेंगे +1 कूलम। तो अब यहाँ पर ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये लाइन ऑफ फोर्स वगैरह जो है ये हमें नहीं देखना है, अभी हमें सिर्फ ट्यूब ऑफ इंडक्शन देखना है, ठीक है। +1 कूलम बर की बार अगर लिया जाए तो इसके ज़रिए 1 ट्यूब ऑफ इंडक्शन हासिल होंगी, सिर्फ एक अमाली नली हासिल होंगी इकाई बर की बार के ज़रिए। इसीलिए अगर हम +Q इतना बर की बार अगर हम ले, एक की बजाय +Q यानी एक को मल्टीप्लाई कर दी हमने Q से, तो अब कितनी अमाली नलियां हासिल होंगी? यहाँ पर इधर भी Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q अमाली नलियां हासिल होंगी। तो समझ में आया आपके ये? अगर 1 कूलम बर की बार लिया जाए यानी इकाई बर की बार लिया जाए तो एक अमाली नली हासिल होंगी, +Q या Q बर की बार लिए जाए तो उनके ज़रिए Q अमाली नलियां हासिल होंगी। अब पहले की तरह हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एक कुर्रे का और उसके ज़रिए हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। फर्ज करेंगे हम कि इस जगह पर यहाँ पर +Q ये एक बर की बार है और इसके अतराफ में हमने एक कुर्रा ड्रॉ किए, और अब इस कुर्रे की सतह से उमूदन कितनी अमाली नलियां गुजरेंगी? Q अमाली नलियां गुजरेंगी, क्योंकि Q बर की बार से सिर्फ Q अमाली नलियां ही हासिल होंगी, तो सिर्फ उतनी ही नलियां जो है तो इस कुर्रे की सतह से उमूदन गुजरेंगी। तो यहाँ पर हम कुछ अमाली नलियां जो है तो इनको दिखाएंगे। ये अमाली नलियां हैं जो इस कुर्रे की सतह से गुजरेंगी। Q अमाली नलियां यहाँ पर गुजरेंगी और ये तमाम कुर्रे की सतह पर उमूद होंगी, ठीक है। इस कुर्रे का जो रेडियस है वो भी हम
स्मॉल आर फर्ज कर लेंगे पहले की तरह, और इस कुर्रे का जो सतही रकबा है यानी सरफेस एरिया वो हम ले लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब कुर्रे की कुल सतह से कितनी अमाली नलियां गुजरेंगी? कुर्रे की कुल सतह से गुजरने वाली अमाली नलियां ये अमाली नलियां होंगी टोटल सरफेस से जो अमाली नलियां गुजरेंगी, इट इज इक्वल टू, यहां पर देखें हमने कि अगर क्यू बर की बार रखा गया है कुर्रे के मरकज पर, तो जो अमाली नलियां रहेंगी वो क्यू के मसावी रहेंगी। इट इज इक्वल टू क्यू अमाली नलियां दी गई कुल सतह से गुजरेंगी। लेकिन हमें ये मालूम करना है कि इकाई रकबे से कितनी गुजरेंगी। उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियां, तो उमूदन हर जगह उमूदन लेना है। यहां पर भी कुर्रे की कुल सतह से उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियां। अब इकाई रकबा, अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कि इकाई के बाद जो भी तबई मिकदार आए वो कहां पर जाएंगी? वो जाएंगी नसब नुमा में। तो टोटल अमाली नलियां तो है क्यू, लेकिन इकाई रकबे से, तो रकबे से इसको तकसीम करेंगे और रकबा कितना है? रकबा है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये हुई इस कुर्रे के इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियों की तादाद। अब इसमें एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट हम करेंगे। इट इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई एंड एप्सिलॉन से डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन को अगर हम छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर बाकी जो फैक्टर बचा हुआ है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ये क्या है? ये हमने इसके पहले देखा कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, यानी बाय इक्वेशन 1 ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी बाकी बचा हुआ जो पार्ट है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और उसको मल्टीप्लाई किए हमने एप्सिलॉन से। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकेंगे कैपिटल E, यानी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये जो एप्सिलॉन है ये एप्सिलॉन एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा इनटू एप्सिलॉन। तो अब यहाँ पर क्या चीज हासिल हुई? कुर्रे के इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियां। अब इसको दूसरा नाम भी है और उसे कहा जाता है NEI, यानी इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होगा? इसका लॉन्ग फॉर्म होगा
नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, और इसको शॉर्ट में हम कहेंगे NEI। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन की तारीफ फिर कैसे होंगी, क्या होंगी? इसकी तारीफ यही है जो इसके ऊपर की लाइन पर है। दिए गए कुर्रे की सतह इकाई रकबे से, दिए गए कुर्रे की सतह के इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियों की तादाद को नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन या उमूदी बरकी अमाला कहा जाता है। एंड इट इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन, इट इज इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन। तो ठीक है, हम अब इसको ऐसा शॉर्ट में लिख देंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इट इज इक्वल टू कैपिटल E इंटू एप्सिलॉन। यहां पर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन है ये सिर्फ छोटी सी सरफेस के लिए है। अगर हम इतना छोटा सा अगर कोई एरिया ले, बस ये छोटा सा एरिया जिसको हमने DS फर्ज किए इस रकबे के लिए, ठीक है, फर्ज करेंगे ये DS है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इकाई रकबे से उमूदन गुजरने वाली अमाली नलियां। अब अगर हमको DS रकबे से मालूम करना है तो ये रकबा DS है, DS। इस रकबे के लिए अगर मालूम करना है तो हम कह सकते कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन E इंटू DS। एप्सिलॉन E इंटू DS ये है, ये जो है ये इकाई रकबे के लिए है और ये DS रकबे के लिए है। अब सिर्फ DS रकबा ही नहीं है, इसकी और बहुत बड़ी ऐसी सरफेस भी हो सकती है। उसके लिए अगर हमको मालूम करना है तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पर TNEI, TNEI। TNEI क्या है? टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, यानी अब ये होगा कुल उमूदी बरकी अमाला। उर्दू में आप इसको ऐसा कह सकते हैं, कुल उमूदी बरकी अमाला। अब ये पूरी सरफेस के लिए रहेगा, जितना भी बड़ा ये दिया हुआ है सरफेस उसके, और ये सब क्लोज्ड सरफेस है, ये सब क्लोज्ड सरफेस है। तो उसके लिए हम लेंगे क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल एप्सिलॉन E इंटू DS, एप्सिलॉन E इंटू DS। अब फिर से हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट पर आएंगे। ये फर्ज करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सिम्त के अंदर है और दी गई सतह पर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए वो परपेंडिकुलर इस सिम्त के अंदर है, ये नॉर्मल, और दोनों के दरमियान का जो एंगल है यहाँ पर वो थीटा एंगल है। अभी देखें हमने ये कॉन्सेप्ट, तो अगर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन द गिवन सरफेस, तो फिर क्या किया जाता है, ई की बजाय क्या लिया जाता है, क्लोज्ड इंटीग्रल एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू डी एस, ऐसा लिया जाएगा, क्योंकि ये है नॉर्मल की डायरेक्शन में। यहाँ पर ये जो नॉर्मल दिखाई दे रहा है आपको, उस सिमत में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेना होगा। तो यहाँ पर अब TNEI के लिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया, और ये फॉर्मूला है क्लोज्ड इंटीग्रल एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू डी एस। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उमूदी बरकी अमाला नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन के लिए पहला जो फार्मूला है इकाई रकबे के लिए एप्सिलॉन इंटू ई, जो अभी हमने हासिल किया, और उसके बाद एप्सिलॉन ई की बजाय हम ई कॉस थीटा लेंगे, अगर वो परपेंडिकुलर ना हो तो डीएस रकबे के लिए हम उसको डीएस से मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल रकबे के लिए अगर मालूम करना है टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन, तो उसके लिए हम क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू डीएस। अब फिर से ये एप्सिलॉन जो है तो कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। जो भी कांस्टेंट रहता है वो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन बाहर आ गया, और अंदर जो बचा, अंदर बचा एप्सिलॉन ई कॉस थीटा इंटू डी एस। फिर इसको हम डॉट प्रोडक्ट के जरिए लिख सकते, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। तो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के जरिए हम इसको ऐसा लिख सकते। अब यहाँ पर ई डी एस जो है, तो ये हमने ऊपर इसकी कीमत फाई एस निकाले थे, वहाँ पर उसकी जगह पर हम फाई एस लिख सकते। तो अब यहाँ पर टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू फाई एस, ये आपको याद रखना है TNEI के लिए फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप एक कंपैरिजन देख सकते कि जब अमाली नलियां हमने हासिल किए, यहाँ पर जब अमाली नलियां यहाँ पर हासिल हुई तो उसके जरिए उमूदी बरकी अमाला हासिल हुआ, और उसके जरिए टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन हासिल हुआ। अब ये दोनों चीज़ें पढ़ने के बाद आपके जहन में ये चीज़ आ सकती है कि ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस और ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन, इसमें क्या डिफरेंस है। बहुत सारी जगह पर तो आपको देखने को मिलेगा कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस को हम ट्यूब्स ऑफ इंडक्शन कह सकते। ट्यूब्स ऑफ फोर्स जो है, यहाँ पर एप्सिलॉन परमिटिविटी का मीडियम लिया जाता है, और यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं लिया जाता, कोई मीडियम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से ट्यूब ऑफ फोर्स और ट्यूब ऑफ इंडक्शन, ट्यूब ऑफ इंडक्शन जो है ये कॉन्सेप्ट लाइन ऑफ फोर्स की तरह है। लाइन ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अभी देखे शुरुआत में, लाइन ऑफ फोर्स से मिलता जुलता है ट्यूब ऑफ इंडक्शन का कॉन्सेप्ट, और ट्यूब ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। और फिर से रिवाइज कर रहे हैं अपन इसको कि ट्यूब ऑफ फोर्स में अगर क्यू बर की बार हम ले तो उसके ज़रिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन ट्यूब ऑफ फोर्सेस हासिल होंगे, और ट्यूब ऑफ इंडक्शन में अगर हम क्यू बर की बार ले तो वहाँ पर सिर्फ क्यू ट्यूब ऑफ इंडक्शन हमको हासिल होंगे। ठीक है, तो
ये सारा जो बेसिक है इसकी ज़रूरत हमको पूरे चैप्टर के अंदर पड़ेगी। और यहाँ पर ये जो नोट्स है, ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है तो इसकी लिंक दी जाएंगी, आप इसको जो है तो डाउनलोड करें और आप 2 मरतबा 3 मरतबा इसको देखें। जब तक आप ये दोनों लेक्चर को नहीं समझ सकेंगे, आगे का चैप्टर आपके कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा लेक्चर अपना आज का ख़त्म हुआ। इसके बाद से जो है तो हम गॉस थ्योरम इसको समझेंगे और उसके बाद में उसकी जो एप्लीकेशंस दी गई है, अगले लेक्चर से ओरिजिनल में आपका जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो स्टार्ट होगा। अभी तक जो हमने देखा वो इसका पूरा तकरीबन बेसिक इसमें आ गया। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाअल्लाह हम आपका सिलेबस शुरू करेंगे, आई मीन गॉसेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।